देखिए फ्रेंड्स, अपन अब सीखते हैं कि अपन किसी चीज को किस तरह से परमानेंटली यानी 100% लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे डेवलप करें। तो जनरली अपन देखते हैं कि मेमोरी के साथ में अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। मेमोरी में क्या होता है कि कई चीजें हमें समझ में आती नहीं यानी याद होती नहीं। पहले समझ में आनी चाहिए, फिर याद रहनी चाहिए, और फिर परीक्षा में वापस रिकॉल होनी चाहिए। यानी याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए और वापस याद आना चाहिए। इसको बोलते हैं कि परमानेंट मेमोरी किस तरह से अपन डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी आपका स्टफ है, कोई भी अगर स्टफ सामग्री है पढ़ाई की, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होती है। यानी किसी तरह का स्टफ है तो सबसे पहली चीज है आपको समझना। अब समझने के अंदर नियरली अबाउट कितना परसेंट पार्ट है और बाकी पार्ट है जिसको आपको मेमोराइज करना है यानी रटना है। तो जो समझने योग्य पार्ट है वो कितना होता है, यानी आपको सिर्फ समझना है वो पार्ट कितना हुआ। यानी जो समझना है वो पार्ट है नियरली अबाउट आपका 60 to 70% पार्ट होता है वो समझने योग्य होता है, और बाकी पार्ट होता है जिसको आप मेमोराइजेशन कह दो या सिंपली लैंग्वेज में कह दो कि मगिंग अप करना यानी रटना है। तो रटने वाला पार्ट है वो आपका 30 to 40% हो गया। अब ये जो रटने का 30 to 40% पार्ट है और ये जो समझने का 60 to 70% पार्ट है, इनमें से क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन है इसमें से ज्यादा पूछने की टेंडेंसी रहती है। हर एक एग्जामिनर भी, जैसे आप खुद एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम लें तो कहां से क्वेश्चन पूछने की आपकी टेंडेंसी होगी, जहां से कठिन हो, कहीं फिगर हो, रटने का डाटा हो, उस चीज से पूछने की एक टेंडेंसी रहती है। तो इस जो रटने वाला या जो मेमोराइजेशन करने वाला पार्ट है उसमें से नियरली अबाउट 50% पार्ट है वो ये आता है, और दूसरा जो समझने का पार्ट है उसमें से भी 50%। इसकी वेटेज ज्यादा होने के बावजूद भी इनमें से क्वेश्चन कम आते हैं, इसका वेटेज कम होने के बावजूद भी इसमें से क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो पार्ट अपने को समझना है उसको अपने किस तरह से समझें। अब समझने के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद में उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि आपने उस टॉपिक का सिर्फ हेडिंग पढ़ी और उसके बाद में हाइपोथेटिकली यानी अपने मन में किस तरह से विचार उत्पन्न कर सकते हैं, यानी उस टॉपिक के चारों तरफ आप क्या क्या सोच सकते हैं, जैसे उस टॉपिक का क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, कितना, प्लस माइनस यानी प्रोस एंड कॉन्स। फिर उसको टाइमलाइन की हायरार्की में यानी उसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। फिर उसका जियोग्राफिकल हायरार्की, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे उसकी क्या पोजीशन है, इंटरनेशनल लॉज क्या है, नेशनल लेवल पे क्या लॉज है और स्टेट लेवल पे क्या लॉज है, आपके सराउंडिंग एरिया में उसकी क्या कंडीशन है। इस तरह से सोचते हुए फिर आप देखिए कोई भी टॉपिक है तो बड़े बड़े जैसे फिलोसोफर है, जैसे महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी ने नियरली अबाउट हर एक टॉपिक पे कुछ न कुछ बोला है। यानी उस टॉपिक के बारे में आप सोचिए कि जो कॉमन बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े फिलोसोफर का, बड़े बड़े साइंटिस्ट का, इकोनॉमिस्ट का क्या व्यूज है, वो आप व्यूज है अपने माइंड में डेवलप करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद में फिर उसके बाद में आपको जो समझने योग्य टॉपिक है उस समझने योग्य टॉपिक की आप एक बिल्कुल नोट्स इस तरह से बना सकते हैं कि आपने एक डिटेल से डिटेल है वो उसको सिंगल साइडेड यानी वन साइडेड आपने एक नोट्स बनाया। यानी नोट्स इस तरह से एक तरफ तो लिखा हुआ है, यहां पर इस तरह से आपके पार्ट है जो लिखा हुआ है, और ये पेज है वो आपका खाली है। यानी नोट्स आपको फोटोकॉपी इस तरह से रखनी है, एक तरफ खाली हो और एक तरफ लिखा हुआ हो। अब जो लिखा हुआ पार्ट है उसको आप एक कलर्ड पेन से लेके और जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय में इसको आप अंडरलाइन करते चलिए। जैसे मान लो ये पार्ट है तो ये आपका कोई कीवर्ड है तो आपने इसको
मार्क से ऐसे मार्कर से अंडरलाइन कर दिया, ये पार्ट कर दिया। इस तरह से आपको कीवर्ड्स है वो आपके सेलेक्ट हो गए। अब कीवर्ड सेलेक्ट होने के बाद में आपने यहां पर कीवर्ड्स है वो लिख दिए, यानी ये जो लेफ्ट साइड में पेज है इसको कीवर्ड्स को लिख दिया। इसी पेज के अंदर आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, यानी हाइपोथेटिकल डायग्राम बना दिया। कोई अगर फ्लो चार्ट बनाना चाहे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ चाहें तो बना सकते हैं, यानी जो भी आपको रफ वर्क करना है या जैसे भी आपको जहां पे नोटबुक के अंदर आप नोट्स बनाते हैं तो वो सारा का सारा काम है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और राइट साइड में आपका ओरिजिनल जो नोट्स है नोटबुक है वो पड़ी रहेगी। इस तरह से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद में इस चीज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में आपने खूब सारा यहां पर स्टेप इकट्ठा हो गया, फिर आपको रिवीजन करना है। अब देखिए हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो ब्रेन की स्ट्रक्चर हमारी सिंपल तौर पे एक बाहर का पार्ट होता है, बाहर का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स, और अंदर का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेडुला। यानी आप अगर सुपरफिशियली पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम रीडिंग देखते हैं, तो जो भी चीजें हैं वो आपकी यहां पर बाहर की तरफ रहेगी, जिसको बोलते हैं अपन शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब आपको परमानेंट मेमोरी के अंदर इस चीज को ले जाना है, तो ऐसा क्या करें कि आपकी परमानेंट मेमोरी में चले जाए। रिवीजन करना है तो रिवीजन का एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए कि आपने किस तरह से 24 घंटे में एक बार रिवीजन किया, 7 दिन में दूसरी बार रिवीजन किया, महीने में एक बार रिवीजन किया। इस तरह से अगर आप कंटिन्यूस रिवाइज करते हैं तो वो चीज है वो परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाएगी। फिर उसके बाद में भी कई चीजें ऐसी होती है, जैसे आपने यहां पर जो कीवर्ड्स लिखे उन कीवर्ड्स को आपको सिर्फ रटना ही होता है, या कुछ फिगर्स है, कुछ डाटा है, न्यूमेरिकल्स है, तो ये चीजें ईयर्स है, ये सब चीजें रटनी ही होती है। उसको रटने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, ये देखते हैं कि अपने को इसको रटने के लिए कौन से मेथड यूज करते हैं। देखिए रटने में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड चीजें होती है, यानी वो एक बार पढ़े तो अच्छे से खासी मेमोरी है वो अपने आप डेवलप हो जाती है। लेकिन कई जो कॉमन लोग हैं, कॉमन आदमी है, उसको किसी न किसी तरह से उसको मेमोराइजेशन करने के लिए कुछ न कुछ मेथड्स यूज करते हैं। देखो मैं खुद पढ़ता रहा, मैंने बहुत सारी अच्छी मतलब डिग्री ली, वेटनरियन हूँ बेसिकली, लेकिन मैंने कहीं जाकर और सीखा, जो एक न्यूमोनिक्स सिखा था, जैसे इसका नाम था विश्वरूप राय। तो विश्वरूप राय ने जैसे मुझे न्यूमोनिक्स सिखाई, मैं उसके बारे में आपको जिक्र करना चाहता हूं कि आप किस तरह से अगर कोई रटने की चीज है तो उसको किस तरह से न्यूमोनिक्स के बेस पे उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ले जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपन अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो कीवर्ड्स या जिनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि जिनको रटना ही रटना है, तो उनको किस तरह से रटें या मेमोराइज करें। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड होता है जिसको बोलते हैं करिश्मा। अब इस करिश्मा का जो डिटेल है वो मैं आपको अभी बाद में बताता हूं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारे जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप हुई है कि हमें कोई भी जो चीज याद रहेगी वो सिर्फ पिक्चर या डायग्राम की फॉर्म में याद रहेगी। हम आज पढ़ लिख के और एक स्क्रिप्ट सीख गए, लैंग्वेज सीख गए, बहुत सारी चीजें सीख गए, लेकिन ये सब मैन मेड है। हम देखते हैं कि हमारे जो इन लैंग्वेज या स्क्रिप्ट से पहले भी हमें चीजें याद होती थी, यानी हम अनपढ़ आदमी को देखते हैं वो भी याद करता है, छोटा बच्चा भी अपने पेरेंट्स के अलावा जो भी रिलेटिव्स है उनको पहचानता है, जबकि वो तो पढ़ना लिखना बिल्कुल जानता भी नहीं है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक अनपढ़ आदमी या छोटा बच्चा किस तरह से चीजों को मेमोराइज करता है। तो वो मेमोराइज हमेशा एक पिक्चर की फॉर्म में करता है। अपन ये भी देखते हैं कि अपन किसी मूवी को देखने जाते हैं तो मूवी के अंदर जो पिक्चर चलती है वो डायनेमिक होती है, यानी चलित होती है, मूवमेंट करती है। तो उन चीजों को हमें ये आसानी से याद हो जाती है और हमें लिखनी नहीं पड़ती है। तो ये भी होता है। फिर एक डायग्राम की एक अपने आप में नेचर है। जैसे मैं किसी डायग्राम का बोलूं, जैसे ये एसी है, तो आपके माइंड में पूरा का पूरा एसी आएगा। कभी ये ऐसा नहीं हो सकता कि आधा एसी पहला आया और आधा बाद में आया। यानी जो भी चीज डायग्राम की फॉर्म है वो पूरी की पूरी एक ऐसे एज ए पिक्चर मेकअप की फॉर्म के अंदर आपके सामने होती है।
जबकि जो आप वर्ड्स या स्क्रिप्ट याद करते हैं उसके अंदर बिल्कुल एक 1 by 1 लेटर इस तरह से आपके मेंटल मेकअप में आता है। तो अपन इसको डिटेल देखते हैं कि इस करिश्मा का मीनिंग क्या होता है। करिश्मा में जो पहला है सी स्टैंड करता है कि कंसंट्रेशन, यानी आपकी कंसंट्रेशन बननी चाहिए। फिर भी अपन देखते हैं कि कंसंट्रेशन बनानी चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी बातें चलती है कि आदमी को एकाग्रित होकर पढ़ना चाहिए। मैंने इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाया कि अपन किस तरह से कंसंट्रेशन बनाएं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन है वो बनती नहीं है। तो कंसंट्रेशन खुद को कैसे बनाएं? अगर कंसंट्रेशन खुद नहीं बन रही है तो आपको इस सी के बाद में इस ए के ऊपर मूवमेंट करना पड़ेगा। यानी अगर आपकी कंसंट्रेशन बनानी चाहिए लेकिन अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनती है तो आप क्या करोगे? चीजों को एसोसिएट करेंगे। एसोसिएट का मतलब होता है किसी न किसी सरल, जो आपको बिल्कुल आता हो, सरल चीज में कन्वर्ट करके और उससे जोड़ना, यानी सरल से एसोसिएट करना यानी जोड़ना। अब आपको कठिन चीज तो याद करने में आपको बहुत दिक्कत है, इसलिए आपकी कंसंट्रेशन है वो नहीं बन रही है। तो आप क्या करेंगे? उसको सरल चीजों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने एक इंडिया का मैप बनाया इस तरह से, जहां पर ये हमारा म्यांमार का बॉर्डर लगता है, म्यांमार का बॉर्डर लगता है यहां पर इस तरह से। यहां पर हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर नागालैंड है, यहां पर मणिपुर है और यहां पर मिजोरम है और यहां पर ये म्यांमार है। तो मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह से नेचर है, ये इस तरह का बॉर्डर है, लेकिन मेरी कंसंट्रेशन पढ़ाई के अंदर नहीं बन रही। तो मैं क्या करूंगा? इसको किसी न किसी सरल चीज में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने ये पहले से फॉर्मूला बना रखा है। मैंने लिखा अन्नू की मम्मी और म्याऊ, यानी इस तरह से मैंने एक पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। मैंने सिंपल ये अ न म मी इस तरह से ए बी सी डी से नहीं, मैंने इसको पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अन्नू की मम्मी म्याऊ, यानी आप एक एक पिक्चर की फॉर्म में और चलायमान हो गया, यानी एक पिक्चर बन गई जो गतिशीलता है। इस गतिशीलता से आप निकाल सकते हैं अ फॉर अरुणाचल प्रदेश, न फॉर नागालैंड, म फॉर मणिपुर और मी फॉर मिजोरम। म्याऊ मतलब म्यांमार, यानी म्यांमार से टच होने वाले ये चारों राज्य है। यानी आपने पहले आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी तो आपने इसको सरल चीज के अंदर कन्वर्ट करके और उसको किसी न किसी चीज से जोड़ दिया। अब जब आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि आपकी पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन बनी हुई है। हो सकता है कि आप इससे पहले पढ़ाई के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन इस तरह से सरल चीज से लिंक होने के कारण आपकी पढ़ाई के अंदर पक्का ही ध्यान हो गया और आप एकाग्रचित होकर और पढ़ाई के बारे में ही सोच रहे हैं। अब आप तो कहें कि मुझे जोड़ने में भी प्रॉब्लम है, तब जोड़ने में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि आप इस आर पे आ जाइए। इस आर का मीनिंग होता है रिडिकुलस वे ऑफ थिंकिंग, यानी आपको सोचना कैसे है, जोड़ना कैसे है। तो इसका आंसर है रिडिकुलस। रिडिकुलस का मीनिंग होता है कि जो सामान्य चीजें होती ही नहीं है, यानी सामान्य चीजें हमें याद करने में प्रॉब्लम है, इसलिए आप क्या बनिए? रिडिकुलस बनिए, थोड़े से एबनॉर्मल बनिए। यानी जो आपके जो चीजें कठिन है उनको सोचने का जो लहजा है वो असामान्य। यानी आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि हाथी है और हाथी है तो लाल कलर का है, तो लाल कलर का हाथी होता नहीं है, ये एक आपने असामान्य सोचा। बकरी है, बकरी हाथी जितनी बड़ी सोच ली। इस तरह से आप रिडिकुलस वे के अंदर सोचना है। आप सोचने के अंदर बिल्कुल जो चीज बिल्कुल सिंपल है उसको एबनॉर्मल सोच लिया, बड़ा सोच लिया, रंगीन सोच लिया, किसी न किसी साइज में एबनॉर्मल सोच लिया। इस तरह से आप सोचना, इसको बोलते हैं रिडिकुलस वे के अंदर सोचना। और ऐसी कोई चीज सोचते हैं तो हमेशा खुद को शामिल कीजिए। अब इसके बाद में आपको सोचने में भी अगर प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट जो आई स्टैंड करता है, इस आई का मतलब होता है इमेजिन करना, यानी कल्पना करना। इमेजिन करना यानी कल्पना करना। अब आपको कोई भी अगर चीज रिडिकुलस आपके माइंड में है, अगर उससे कोई न कोई स्टोरी बनानी है तो आपको कल्पना करनी पड़ेगी, इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन में हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा खुद को शामिल कीजिए। यानी आप कोई मूवी देख रहे हैं और उस मूवी के एक्टर हीरो खुद हैं तो वो मूवी आपको अच्छी तरह से दिमाग में रहेगी।
यानी इस तरह से इमेजिन करने में आप हमेशा खुद सोचिए, चीज जो भी सोच रहे हैं वो गतिशीलता होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए, और उसके अंदर थोड़ा सा साइज का वेरिएशन होना चाहिए ताकि आपका मेंटल मेकअप बन सके। फिर इसके बाद में आई के बाद में है एस। इस एस का मतलब होता है स्पेस रीडिंग, यानी आपको पढ़ाई के अंदर या कोई भी चीज इमेजिन करना है तो आपको गैप देना पड़ेगा, जिसको पॉज कह सकते हैं। अब पॉज के साथ में इस एस का मीनिंग है स्पेस रीडिंग के साथ में यूं भी हो सकता है कि आप किस तरह से उसको स्लीप यानी बीच का पॉज का टाइम कैसे देते हैं। इसके लिए भी आपको माइंड की स्ट्रक्चर यानी हमारे जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो आपको समझनी पड़ेगी। हमारे ब्रेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट पार्ट होता है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट का कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट का। इस तरह से ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। अपन देखते हैं कई बार कोई अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया तो एक बॉडी का फिक्स पार्ट है वो पैरालाइज हो जाता है, यानी इससे शो होता है कि हमारा ब्रेन है वो बॉडी को कंट्रोल करता है, या ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो किसी न किसी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेन के डिफरेंट एरियाज, यानी ब्रेन के अंदर विशेष कुछ क्षेत्र बन गए। अब इस क्षेत्र को आपको यूज में लेना है। एक ही क्षेत्र को आप अगर कंटिन्यूस यूज लेते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा, और यहां से ब्रेन को रेस्ट देने वाला यानी सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो ब्रेन को रेस्ट देने के लिए इंड्यूस करता है। अब आपने इस पार्ट को अगर कंटिन्यूस यूज किया तो आपकी जो कंसंट्रेशन जोड़ने की कैपेसिटी है, रिडिकुलस सोचने की कैपेसिटी है, इमेजिन करने की कैपेसिटी है, उसके अंदर धीरे धीरे गिरावट आएगी। तो आपको क्या करना है, स्पेस देके और उस पार्ट को चेंज करना है। यानी आप पहले हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, थोड़ी देर बाद में ज्योग्राफी पढ़िए, थोड़ी देर बाद में इकोनॉमिक्स पढ़िए, इस तरह से इसको चेंज कीजिए। इसके बाद में जो खास पार्ट आता है एस के बाद में, स्पेस के बाद में आता है, ये है न्यूमोनिक्स का। यानी यहां पर एम का मतलब होता है न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स का मतलब होता है एक तरह से एक आर्टिफिशियल मेमोरी डेवलप करना। मैंने आपको पहले कहा था कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको हर एक चीज याद हो जाती है, लेकिन कुछ होते हैं जिनको आर्टिफिशियली कुछ तरीकों से चीजों को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है या मेमोराइज करना पड़ता है। तो न्यूमोनिक्स में अपने को किस तरह से चीजों को अपने को देखना है तो उसके बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूं। देखो, हमारी कोई भी अगर सामग्री है, पढ़ाई है, किताब है, उसके अंदर या तो वर्ड होंगे यानी शब्द होंगे, या फिर क्या होंगे, आंकड़े होंगे यानी फिगर्स होंगे। दो के अलावा और पढ़ाई के अंदर कुछ नहीं हो सकता। तो आपको अलग अलग तरीके से सीखना है। सबसे पहले अपन सीखते हैं कि वर्ड्स या पैराग्राफ को किस तरह से अपन याद रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अपन फिगर्स यानी आंकड़े, डाटा, डिजिट्स किस तरह से अपन याद रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन वर्ड्स को। देखिए, अगर चाहे आप वर्ड्स पढ़ो, वर्ड्स को मेमोराइज करो या फिगर्स को, बेसिक प्रिंसिपल है आपका यही रहेगा। यानी आपको बेसिक प्रिंसिपल के अंदर मेंटल मेकअप इस तरह से करना है कि आप पिक्चरल यानी डायग्राम और मूवी की फॉर्म में कलर्ड और चलित भाषा के अंदर सोच सकें। यानी बेसिक ये का ये रहेगा। अब आप जो वर्ड्स पढ़ते हैं उनको किस तरह से एक सीक्वेंस के अंदर याद कर सकते हैं, उसका एक मेथड होता है चीटिंग मेथड। तो चीटिंग को सिंपल कॉमन भाषा में कहते हैं नकल मारना। अब आप किसकी नकल मारेंगे? किसी भी हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर आप चिट तो ले जा नहीं सकते, तो किस तरह से आप चीटिंग कर सकते हैं उसको सीखिए। अब आप चीटिंग करनी है तो कुछ चीजें हैं ब्रेन के अंदर, हमें हमारी मेमोरी के कुछ पार्ट होते हैं। देखो, मेमोरी में हमें बड़ी बातें याद रखना, फिर छोटी चीजें। तो मेंटल मेकअप में हमारी एक चीज फिक्स होती है कि हमें बड़ी बातें हमेशा हमें याद रहती है, लेकिन छोटी याद नहीं रहती। जैसे ये एक रूम है, तो रूम के अंदर आप एंटर हुए तो ये हॉल है, इसके पास में ये अलमारी है, ये बोर्ड है, इधर ये इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है, यहां से मैंने फ्रिज रखा हुआ है, ये दूसरा गेट है, इधर एसी है। ये सब चीजें, बड़ी बड़ी चीजें याद रहेगी। या फिर आपका स्कूल है तो स्कूल के अंदर आपको याद रहेगा कि एंट्री का गेट कहाँ पे है, और कहाँ पे स्कूल में प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, कहाँ स्टाफ रूम है, कहाँ कौन सी क्लास है,
कहाँ पे पानी की टंकी प्याऊ है, कहाँ पे कैंटीन है, ये सब चीजें याद रहेगी। या जैसे किसी शहर के बारे में सोच लिया, बड़ा शहर है तो कहाँ पे रेलवे स्टेशन है, कहाँ पर बस स्टैंड है, कहाँ पे बड़ी मार्केट है, कहाँ टैक्सी स्टैंड है, ये सब चीजें याद रहेगी। तो आपको ये चीजें तो याद रहती है, लेकिन बुक जब याद करते हैं, बुक का चैप्टर, तो अपने आप दिमाग से गायब हो जाता है। अब आपको करना ये है कि जो भी आपको वर्ड्स याद करने हैं, उन वर्ड्स को सिंपल, यानी किस तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट करके, और जो आपको चीजें याद है उसके साथ में आपने कोरिलेट कर दिया। मान लो मुझे भाषण देना है, मैं एक बहुत बड़ा, मान लो स्पीच देना चाहता हूं, भाषण देना चाहता हूं, लेकिन मुझे याद नहीं है। अब मैं स्टेज पे गया तो एक स्टेज का फीवर होता है, मैं स्टेज पे जाते तो सब कुछ भूल जाऊंगा। तो मान लो मुझे किसी अच्छे इंसान पे या अच्छे स्पोर्ट्समैन पे कुछ भाषण देना है, या मुझे कुछ बातें बतानी है कि किससे मैं कोरिलेट करूं। मान लो मुझे सोचना है कि मुझे नेहरू जी के बारे में बोलना है, गांधी जी के बारे में बोलना है, मुझे मोदी जी के बारे में बोलना है, राहुल जी के बारे में बोलना है, तो मैं एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करूंगा। मान लो स्टेज पे खड़ा हुआ तो मैंने ये सोचा कि दरवाजे पे यहाँ पे मोदी जी खड़े हैं, तो मैं सोचूंगा तो मुझे दरवाजे पे मोदी जी दिखेंगे, और मैं मोदी जी के बारे में 10 मिनट बोल गया। फिर सोचा कि यहाँ पर उनके पास में राहुल जी खड़े हैं, तो मैं राहुल जी के बारे में 10-1 मिनट बोल गया। या इस तरह से आगे चलते चलते आगे आए ये कि ट्रम्प साहब खड़े हैं, तो मैं ट्रम्प साहब के बारे में 10 मिनट बोल गया। मैंने इस तरह से जो बाइडेन के बारे में बोल गया। यानी मेरे मेंटल पिक्चर है, मैं स्टेज पे खड़ा हूं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा दिमाग के अंदर एक चीटिंग कर ली कि यहां पर इस तरह से मोटा मोटी तौर पे मुझे तो याद ही है, लेकिन जो मुझे छोटी चीजें याद करनी है वो बड़ी चीजों के साथ में मैंने लिंक कर दी। तो आप एग्जाम में भी इसी तरह से कर सकते हैं। जो आपके पास में टफ से टफ टॉपिक है, उसके आपके पास में कीवर्ड्स होंगे, और कीवर्ड्स को जो चीजें आपको याद है उसके साथ में आप लिंक कर दीजिए, और उसको एक तरह से हो सके तो आप पन्ने पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, और थोड़ी सी आप बिना देखे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। इस तरह से वर्ड्स को आप, बड़े से बड़े वर्ड्स को, पैराग्राफ को आप चीटिंग मेथड से बिल्कुल लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि फिगर्स यानी डाटा, आंकड़े है, वो किस तरह से याद करें। आंकड़े मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अपने आप में एक मैन मेड साइंस है। अब इसको किस तरह से पिक्चर में या डायग्राम में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए मैंने यहां पर कुछ सिंबल लिखे हैं। देखिए अल्फाबेट है तो इसको सिंबल में कन्वर्ट किया जाता है। सिंबल ऐसे कन्वर्ट करने ताकि अल्टीमेटली इनका जो रिजल्ट है वो किसी डायग्राम में बदल जाए। अब मैंने एक लिखा है तो एक की शक्ल है वो इस तरह से सीधा लिखूं तो टी की शक्ल का है, या फिर मैंने एक ऐसे लिख के इस तरह से आड़ा ए लिखा तो भी टी बना। यानी टी का मीनिंग आपको हमेशा एक सोचना है। हिंदी में कहें तो ये बना ट, यानी ट का मीनिंग क्या हो गया, एक। ये आपको फिक्स रखना है। यानी वैसे भी टी लिखते हैं, टी एक जैसा है, इधर करो तो एक, आपको ट का मीनिंग है वो एक रखना है। दूसरा डिजिट है ये है, ये सेकंड, यानी 2 लिखा है, इसको आप मिरर इमेज में देखिए, कांच में देखिए। कांच में देखने से ये इस तरह से 2, यानी ये 2 है, 2 की शक्ल है वो एन जैसी दिखती है, यानी 2 का मीनिंग आपको एन, या हिंदी में इसको न का मीनिंग है वो 2 रखना है। फिर आगे है 3। 3 को इस तरह से अगर सीधा करके लिखते हैं तो 3 की शक्ल है इंग्लिश के अल्फाबेट एम की शक्ल कहा जाता है। एम लिखे या हिंदी के अंदर आपने बना दिया इसका म, यानी म या एम का मीनिंग है वो आपको 3 रखना है। फिर है 4। 4 अपन अगर लिखते हैं ऐसे तो 4 हिंदी में लिखते हैं तो 4 के बाद में आया लास्ट में आर। मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं तो इंग्लिश में इसका मीनिंग हुआ 4। अगर मैं ग्रीक में लिखता हूं तो ग्रीक में इसका मीनिंग होता है क्वार्टर, इसके लास्ट में भी आर आया। और शुद्ध हिंदी में अगर मैं ये आर ऐसे लिखता हूं तो इसका मीनिंग भी 4 होता है। कुल मिला के 4 का आपको अर्थ, इसका मीनिंग रखना है आर, या हिंदी में लिख दिया इसको र से। फिर अगला है 5। तो 5 अपने अंगुलियां होती है, इसकी शक्ल देखिए 5 यूं, यानी ये 4 अंगुलियां इस तरह से और 5वां अंगूठा इस तरह से, इसकी शक्ल है वो एल के जैसी है। तो आपको इस 5 का मीनिंग रखना है एल, या हिंदी के अंदर ल।
यानी आपको ल बोलते ही ल का मीनिंग है वो 5 फिक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद में 6, अब इसको 6 को मैंने उल्टा किया, उल्टा ऐसे लिख के ऊपर बिंदी लगा दी तो ये बन गया जे, और उल्टा लिख के और ऊपर मैंने गांठ लगा दी तो ये बन गया जी। यानी जे और जी का मीनिंग है मुझे ज या ग, इसका 6 रखना है। यानी जहां पर भी जी या जे या हिंदी के अंदर ज और ग ये मिल जाए तो उसका अर्थ आपको है वो 6 रखना है। इसके बाद में 7 को मैंने पहले ये उल्टा लिखा ऐसे, ये 7, फिर ऐसे मैंने सीधा लिख दिया तो कुल मिला के ये बन गया के। तो के का अर्थ आपके 7 हो गया। हिंदी में बोले तो क, यानी क जहां पर भी मिले इसका अर्थ आपको 7 फिक्स रखना है। फिर लिखते हैं 8 अपन रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं ऐसे, 5 लिख के और 3 लाइनें आगे लगाते हैं। तो इसमें एक तो है वी, अब वैसे भी वी लिख के और दूसरी वी ऊपर लगाते हैं ऐसे, और बीच में लाइन खींचते इसकी शक्ल है वो 8 जैसी हो जाती है। यानी वी का मीनिंग भी आपको 8 रखना है। फिर ये 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों को मैंने ऐसे कर दिया, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, तो ये एफ बन गया। तो भी इसका मीनिंग भी आपको 8 रखना है। यानी वी और एफ इन दोनों का मीनिंग है वो 8 रखना है। यानी व और एफ का, व और फ का। वैसे भी कर्सर में अपन ऐसे लिखते हैं तो ये 8 की शक्ल का एफ बन गया। यानी 8 का ओवरऑल आपको जो मीनिंग है वी या एफ रखना है, या हिंदी में बोले तो व और फ, इसका मीनिंग है वो 8 रहेगा। अब लिखा मैंने 9, अब 9 लिखा, 9 की मैंने अगर इसे नीचे पूंछ भी पकड़ के सीधा कर दिया तो ये बन गया पी, इसको और उल्टा पटक दूं तो बन गया बी। यानी पी और बी का मीनिंग 9 है। हिंदी में लिखें तो इसे प और ब बनता है, प और ब जहां पर भी मिले इसका मीनिंग आपको सोचना है 9। फिर है 0, 0 के अंदर पहला वर्ड आता है जेड। अब ये जेड को मैंने ऐसे यूं ऐसे उल्टा मिरर इमेज में देखूंगा तो दिखेगा एस, यानी स या एस, इसका मीनिंग है वो 0 रखना है। जनरली पूछते हैं कि 0 का मीनिंग आप क्या रखेंगे, तो बच्चे आंसर देंगे कि भी 0 का मीनिंग क्या रखना है। 0 का मीनिंग तो ओ रख दीजिए, सबसे सरल है। तो यहां पर जानबूझकर ओ नहीं रखा है। अब ओ नहीं रखने के पीछे रीजन ये है कि जो भी आपने अभी तक रखे हैं टी एन एम आर एल जी जे के वी एफ पी बी या एस, इन जो भी ये जो लेटर्स है ये सब के सब कॉन्सोनेंट है, हिंदी में जिसको बोलते हैं व्यंजन। इनमें से एक भी वोवेल नहीं है। वोवेल का मतलब है ए ई आई ओ और यू, ये वोवेल, इसमें आपने कोई इसका सिंबल नहीं रखा। यानी आपने 1 2 3 से लेकर 0 तक रखा, इसमें एक का भी मीनिंग यानी जो सिंबल रखना है वो वोवेल नहीं है। अपन जनरली देखते हैं कि बिना वोवेल के कोई वर्ड बनता नहीं है जनरली। अब आपको देखना है कि कोई भी वर्ड बनेगा उसमें वोवेल यानी ए ई आई ओ यू होगा, उसका कुछ भी मीनिंग नहीं होगा। और आपको इस तरह से वर्ड बनाने जिसका कोई न कोई पिक्चर रहे। मान लो मैंने बोला राम, तो राम का मीनिंग क्या हुआ, आर का मीनिंग तो 4 है, ए ई आई ओ यू का होगा नहीं, और एम का मीनिंग है वो 3 है। यानी राम का जो मीनिंग हुआ वो 43 है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करने के कुछ आगे मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताता हूं। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में था, फिर आप साउंड बेस पे निकाल सकते हैं, पिक्चर फॉर्म में निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो 1 का मीनिंग है सन। सन का मतलब आपको सूर्य भगवान के बारे में सोचते रहना है। यानी कोई भी अगर एक चीज से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लो आर्टिकल 1 शेड्यूल नंबर 1, तो आपको सोचना है जो भी सनलाइट के अंदर जो भी काम हो रहा है ये आपके मेंटल पिक्चर रहनी चाहिए। 2 फॉर शू, यानी 2 की साउंड है वो शू के जैसी है। यानी आप 2 के बारे में सोच रहे हैं तो शू यानी जूता है वो ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर मेंटल मेकअप में होना चाहिए। 3 फॉर ट्री, ट्री यानी जो पेड़ होता है। अब आपको 3 नंबर से रिलेटेड कोई चीज सोचनी है, मान लो जैसे 3 नंबर शेड्यूल सोचा,
3 नंबर शेड्यूल में बड़ी बड़ी डिग्निटरीज है वो ओथ लेती है, यानी राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, ये सब ओथ लेते हैं। तो आपको सोचना है कि ये किसी पेड़ के नीचे खड़े खड़े हाथ यूं खड़े करके ओथ ले रहे हैं। 4 फॉर डोर यानी दरवाजा, यानी 4 कहते हैं आपके दिमाग में दरवाजे की पिक्चर आनी चाहिए। 5 फॉर नाइफ, नाइफ का मतलब चाकू, या 5 फॉर वाइफ, किसी लेडीज के बारे में सोच लिया। 6 फॉर विक्स यानी विक्स की गोली के बारे में सोचा। अब देखिए जैसे 6 शेड्यूल है, इसमें जो मणिपुर, मेघालय वगैरह ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके बारे में, तो आप सोचिए ये सब नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ये विक्स खा रहे हैं, तो आप इसके बारे में याद कर सकते हैं। 7 फॉर हेवन, 7 सितारे इस दुनिया में, 8 हुई अपनी जोड़ी, यानी सितारे स्वर्ग में, तो 7 सितारे। 7 फॉर हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग के बारे में सोचना है। 8 फॉर रेट, रेट मतलब चूहा। अब 8 नंबर पे आपको कोई चीज सोचनी है तो उसको कोरिलेट करना है, पिक्चराइजेशन करना है चूहे से संबंधित में। 9 फॉर वाइन, वाइन मतलब अल्कोहल, शराब। आप 9 नंबर कोई भी चीज सोचते हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म थे तो 9th शेड्यूल में, तो आप सोचिए जिसको जमीन मिली उसने भी वाइन पी, जिसकी जमीन गई उसने भी वाइन पी। फिर है 10 फॉर रेन या फैन या वैन, ये जो आप पिक्चर बना सकते हैं। इस तरह से इन चीजों को आप पिक्चर बना सकते हैं। फिर मान लो आगे 11 आएगा। 11 क्या होता है? क्रिकेट की टीम। 12th में 2 है तो 2 की शक्ल है ये इस तरह से डक या बतख के जैसी है। 3 में जो 3 है, इस 3 को अगर अपन ऐसे मिला लेते हैं, 3 को इस तरह से मिला लेते हैं तो ये हार्ट शेप बनता है, यानी 13 का मीनिंग आप हार्ट रख लीजिए। 4 में ये जैसे 4 लिखते हैं ये चेयर की शेप बनता है। 5 जो 5 की जो शेप है वो हुक की शेप होगी, यानी ये इस तरह से ये हुक की शेप का 5 बन गया। 6 इस तरह से अगर अपन लिखते हैं ऐसे, ये 6 है तो ये स्टिक के बराबर हो गया, दादाजी की छड़ी। 7 ये 7 लिखा है, ये किसी न किसी ऐसे लैंप की शक्ल का बन गया 7। 8 में लिखते हैं ये वापिस गांधी जी का चश्मा बन गया। 9 लिखते हैं, ऐसे 9 बनाया आपने, 9 का मतलब हो गया ये लॉलीपॉप की शक्ल का हो गया। यानी इस तरह से इन चीजों को आप सिंबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी पिक्चर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी डिजिट को इस तरह से हिंदी के लेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो आपको मेमोराइज करना है उसके लिए आपको जाना कहां पड़ेगा? पिक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग की नेचर, हम प्राइमेट है, हमें चीजें कलर्ड याद रहती है और हमें पिक्चर की फॉर्म में ही याद रहती है, यानी हमें कंसंट्रेट नहीं है तो एसोसिएट कीजिए। एसोसिएट कैसे करोगे? रिडिकुलस वे में। नहीं आता तो इमेजिन कीजिए, फिर आप स्पेस दे के पढ़िए, फिर आप न्यूमोनिक्स का यूज कीजिए, फिर इन सब चीजों को अमलगमेट कीजिए। यानी आपको अगर यहां तक पहुंचना है तो CARISMA होते हुए अगर किसी चीज पे स्टेप को यूज करते हैं तो वो चीज आपकी परमानेंट मेमोरी में पक्की चली जाएगी। अब इसके बाद में आपको इन चीजों को जैसे ही याद हुआ तो इससे आप और भी कई चीजें हैं, मेथड्स है, वो यूज कर सकते हैं। जैसे आप जनरल मान लो, ये तो चीजें एक तरह से हो गया रटने का, फिर कुछ और भी चीजें सपोर्टिव चीजें वो नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूं।